पिछड़े इलाकों में विकास के लिए माओवादियों से बातचीत की ज़रूरत है। वे इन इलाकों में विकास को अवरुद्ध कर अपनी समानांतर सत्ता स्थापित किए हुए हैं। स्थानीय स्तर पर राजनीतिक समर्थन इसे और घातक बना देता है। आदिवासी युवाओं के पिछड़ेपन के कारण उनके दिग्भ्रमित होने और हिंसा का रास्ता अपनाने की आशंका बढ़ जाती है। माओवाद के इस अभियान को महज जंगल या किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं किया जा सकता। नक्सलवादी होने का आरोप कई बार ऐसे लोग भी झेलने को मजबूर होते हैं जो शांतिप्रिय जीवन जीना चाहते हैं। वे जंगल में रहकर माओवादियों की समानांतर सत्ता के खिलाफ खड़े होने का साहस नहीं जुटा पाते, अतः उन्हें मजबूरी में नक्सलवादी समूहों का हिस्सा बनने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसे लोगों को नक्सलवादियों के चंगुल से मुक्त करवाने की नीतियां प्रभावी नहीं हो सकी है। आदिवासी इलाकों में गरीब और रोजगार का बड़ा संकट रहा है। यह स्थिति माओवादी शक्तियों को मजबूत करने के लिए मददगार साबित हुई है। माओवाद से निपटने की नीतियों में आमतौर पर सुरक्षात्मक कदमों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नक्सली समूहों में स्थानीय लोग शामिल होते हैं, इसलिए इसके लिए सैन्य विकल्प को ज़्यादा तरजीह देना समस्या को बढ़ाता रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इन कार्यवाहियों में अग्रणी भूमिका में होता है। स्थानीय परिस्थितियों, भाषा, रीति रिवाज और नक्सलियों की पहचान न कर पाने की कमियां न केवल आंतरिक संघर्ष को बढ़ा रही है, बल्कि इससे लगातार बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी हताहत हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हाल के नक्सल विरोधी अभियान में कई ऐसी रणनीतिक खामियां सामने आई है जिसकी कीमत कई जवानों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दरअसल केंद्र और राज्य में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें होने का असर नक्सलवाद से निपटने की रणनीति और तौर तरीकों को प्रभावित करता है। छत्तीसगढ़ के माओवादी मांग करते रहे हैं कि बस्तर से सुरक्षा बलों के शिविर हटाए जाएं और माओवादी नेताओं को रिहा कर दिया जाए। राज्य सरकार कहती है कि माओवादी पहले हथियार छोड़ें, तभी बातचीत होगी। राज्य सरकारों को इस संबंध में दोहरी रणनीति पर काम करने की ज़रूरत है। बातचीत के विकल्प खोलने से नक्सलियों की पहचान करने में सुगमता हो सकती है। वास्तव में नक्सलवाद से निपटने के लिए स्थानीय पुलिस, स्थानीय शासन, स्थानीय लोग, स्थानीय परिवेश और स्थानीय राजनीति में समन्वय स्थापित करने और स्थानीय व्यवस्थाओं को बेहतर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। चुनाव यानी गणतंत्र में एक जनप्रतिनिधि निर्वाचित करने की संवैधानिक प्रक्रिया। देश की आम जनता मतदान करती है। अपनी समस्याओं को चुने गए जनप्रतिनिधि के द्वारा सरकार को दृष्टि में डालने में सहायता करने के लिए, ताकि किसी एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले दिनों में सरकार से मदद मिल सके और इस इलाके के लोग देश के विकास में एक कदम आगे बढ़ा सके। लेकिन कई लोग आजकल
वोट देने से इनकार करते हुए या उदासीन दिख रहे हैं, जो एक बहुत बुरी बात है। मतदान करने से देश की विचार प्रक्रिया को एक स्वस्थ और उन्नति की यात्रा में आगे ले जाने जैसा ही होता है। इसीलिए हम सभी लोगों को भारतवर्ष का नागरिक होने के नाते दिल खोलकर अपने विचार को आगे रखकर मतदान करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा एक संवैधानिक अधिकार है और इसका पालन करना हमारा दायित्व है। कुछ माह के अंतराल के बाद राजनीति और मीडिया के गलियारे से कोरोना का जिन्न फिर निकल आया है। बिहार और झारखंड में स्कूल कॉलेजों को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ जनता में फिर से पूर्णबंदी का खौफ दिख रहा है। एक तरफ देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लाखों की भीड़ जुट रही है, लेकिन उन राज्यों में कोरोना की चर्चा नहीं हो रही है। राज्य सरकारें अपनी ओर से कोरोना दिशा निर्देशों को जारी कर रही है। इसके तहत जारी आदेश शायद सिर्फ आम जनता पर लागू है। ये आदेश शायद अफसरों की मदद से नेताओं के लिए जुटाई गई भीड़ पर और नेताओं पर लागू नहीं होती है। स्कूल कॉलेजों के खुला रहने से कोरोना फैलने की बात कही जा रही है, लेकिन नेताओं की राजनीतिक रैलियों में आ रही लाखों की भीड़ से कोरोना नहीं फैलता है। यह किस तरह की बातें चल रही है? दरअसल कमी जनता में भी है, जो महज भीड़ बनने से इनकार नहीं कर रही है। बिना खुद की बुद्धि विवेक लगाए नेताओं और अफसरों के गुलाम की तरह व्यवहार कर रही है। जब इन राज्यों में चुनाव खत्म हो जाएंगे तो इसी जनता के खिलाफ सड़क पर निकलने और भीड़ लगाने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। इस तरह के विरोधाभासों और भ्रमों में पलते समाज का सफ़र कहाँ जाकर खत्म होगा? भारत के साथ रूस के राजनीतिक संबंध शुरू से ठीक रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री की भारत यात्रा पर चीन की भौहें टेढ़ी हो गई है। चीन नहीं चाहता है कि रूस और भारत की मैत्री प्रगाढ़ बनी रहे। शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद क्वाड सम्मेलन में अमेरिका ने रूस के प्रति तीखा रुख अपनाया। चीन का नाम लिए बिना अमेरिका ने बहुत कुछ कह दिया। क्वाड सम्मेलन के बाद रूस के तेवर थोड़े ढीले पड़े हैं। अब वहाँ के विदेश मंत्री की भारत की यात्रा से रिश्ते मजबूत होंगे। यूँ भी भारत का रूस के साथ सामरिक संबंध पुराना और गहरा है। 2020 में भारत ने रूस से समझौता किया था। एक सवाल यह उठाया जा रहा है कि रूस के विदेश मंत्री किस कारण भारत की यात्रा पर हैं। गौरतलब है कि चीन का भारत के साथ तनाव फिलहाल बरकरार है। इस परिप्रेक्ष्य में रूस और चीन ने मिलकर जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक नया संगठन बनाने की घोषणा की है, उससे रूस के विदेश मंत्री की भारत यात्रा को जोड़कर देखा जा सकता है। हालांकि क्वाड बैठक में अमेरिका का हौसला बढ़ा है, लेकिन यह भी सच है कि रूस ने भारत का हमेशा साथ दिया है। पिछले कुछ समय से भारत की बढ़ती ताकत से यूरोपीय देश खुश हैं। वर्तमान में बदलते विश्व में भारत शांति दूत बनकर दो ध्रुवों के बीच शांति वार्ता का हिस्सा बन सकता है। समाप्त।